गाइस, जैसे मैंने अपने लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि हमने मोशन इन 1D पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मोशन इन 2D पढ़ेंगे। भाई हमें क्या पढ़ना है, मोशन पढ़ना है 2 डायमेंशन के अंदर। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है एक बार समझेंगे। मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो भाई एक्स वाई दोनों इनको मिलाकर क्या बना, एक प्लेन बना है, तो इसे 2 डायमेंशन होगी। ऐसे एक्स जेड को मिलाकर एक प्लेन बना है तो ये क्या हुई, ये 2 डायमेंशन होगी। वैसे ही वाई जेड को मिलाकर एक प्लेन बना है तो ये भी 2 डायमेंशन होगी। ठीक है, तो हम अपने इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर आगे देखेंगे। तो हमारे पास कुछ टर्म आई हैं, स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, तो ये समझेंगे भाई। स्केलर क्या होते हैं, स्केलर वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्या होते हैं, जिनके पास है मैग्नीट्यूड होता है प्लस उनके डायरेक्शन, हम ये भी कह सकते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या हो, फिक्स हो। जिनकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या रहे, फिक्स रहे, उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, स्केलर कह सकते हैं। जिनकी डायरेक्शन चेंज ना की जा सके, जिनकी डायरेक्शन पहले ही फिक्स हो, उन्हें क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। वैसे ही अगर मैं वेक्टर की बात करना चाहूँ तो वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर वो क्वांटिटी होती हैं जिनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, जिनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, बट उनकी डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ती है, स्पेसिफाई करनी पड़ती है। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है और उनकी डायरेक्शन हमें क्या करनी पड़ती है, स्पेसिफाई करनी होती है, उनको क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। आगे देखेंगे भाई, यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें लिखा गया है कि वेक्टर उनको भी कहते हैं जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, उन्हें भी क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक शब्द है पोजीशन। पोजीशन यहाँ पर किसको एक्सप्लेन करेगा, डिस्टेंस को। और डिस्टेंस के बारे में आपको बता चुका था कि डिस्टेंस एक तरह का क्या होता है, स्केलर होता है। डिस्टेंस एक तरह का क्या होता है, स्केलर होता है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर शब्द डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखा गया है। तो भाई यहाँ पर देखो, पोजीशन की बात की जाए, वैसे पोजीशन को यहाँ पर डिस्टेंस लिखा गया है, वैसे पाथ को लिखा जाता है। मुख्य रूप से किसको लिखा जाता है, पाथ ट्रेवल्ड को डिस्टेंस कहा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट अपने आप में क्या होता है, वेक्टर होता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। यहाँ पर कुछ वेक्टर की टाइप की हम बात करेंगे। तो पहले टाइप की हम बात करते हैं, कोई भी 2 वेक्टर इक्वल कब होंगे, कोई भी 2 वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हों, इक्वल हों, तो उन्हें क्या कहेंगे। अगर किन्हीं 2 वेक्टरों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है तो उन्हें क्या कहा जाता है भाई, इक्वल वेक्टर कहा जाता है। वैसे ही अगर कोई भी 2 या 3 वेक्टर एक ही लाइन पर, एक ही सीधी रेखा पर हो, मान लो यहाँ पर हो एक, यहाँ पर हो दूसरा, यहाँ पर हो तीसरा, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कोप्लेनर कहा जाता है, सॉरी कोलिनियर कहा जाता है। कोप्लेनर कौन से होते हैं, जिनका प्लेन एक जैसा हो। अभी देखा था हमने एक्स वाई की बात की थी, एक्स वाई जेड की बात की थी, एक्स जेड की बात की थी। मान लो एक्स वाई के अंदर कोई 2 वेक्टर हैं तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कह सकते हैं। और अगर हम बात करें कोप्लेनर से आगे, अगर हम बात करना चाहें तो कोप्लेनर से आगे हमारे जो कुछ वेक्टर आते हैं वो आते हैं भाई कोएक्सियल, जिनकी एक्सिस एक जैसी हो। कोएक्सियल की बात करें जो मतलब जिनका ओरिजिन एक्सिस एक हो, या फिर नल वेक्टर की बात करें, किसकी बात करें, नल वेक्टर की। तो नल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, उन्हें क्या कहा जाता है, नल वेक्टर कहा जाता है। वैसे ही कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उन्हें यूनिट वेक्टर कहा जाता है। जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उन्हें क्या कहा जाता है भाई, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अगर किन्हीं पैरेलल वेक्टर की बात करें तो पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनके बीच का एंगल कितने का हो, 0 डिग्री का हो। एंगल कितने का हो, 0 डिग्री का हो, उन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। एंटी पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं जिनकी क्या हो, वेक्टर तो वो दोनों बराबर हो, उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, बट जो एंगल होता है वो कितने का हो, 180 डिग्री का हो। तो ये कुछ बातें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये इक्वल वेक्टर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। मान लो किसी वेक्टर को आप, सपोज करो मैंने एक वेक्टर लिया ए एक्स, एक मिनट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मैंने कोई वेक्टर लिया है। अगर इस वेक्टर के बारे में मैं कहना चाहूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो ए आया, क्या आया, ए आया। अगर इस वेक्टर को, पूरे वेक्टर को 3 से गुना कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 3 से गुना कर देता हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितने से गुना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अगर किसी वेक्टर को आप लैम्डा से गुना करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाता है, उसके लैम्डा टाइम से इंक्रीज हो जाता है। अगर वो माइनस लैम्डा से गुना किया तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। मैंने कई बार पहले भी बताया है कि फिजिक्स के अंदर माइनस साइन का मतलब ही क्या होता है, डायरेक्शन चेंज कर देना। फिजिक्स में माइनस का मतलब ही क्या होता है, डायरेक्शन आपकी अपोजिट होगी।
फिजिक्स में जहाँ पे माइनस आ जाए वहाँ पे आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। क्लियर है। आगे हम बात करें तो भाई टू वेक्टर्स क्या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, ये पॉइंट आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए के। ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए के बराबर होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। वैसे ही ये भी याद रखना है कि वेक्टर क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। वेक्टर क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी से भी आप लिख सकते हो। अगर किन्हीं वेक्टरों को जोड़ना है तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ पहले समझेंगे। उदाहरण के रूप में ये जीरो वेक्टर मैंने आपको पहले बता दिया था। ओके, अब देखते हैं, एक वेक्टर लिख लेते हैं। चलो सपोज करते हैं भाई, मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस एडजस्ट करेंगे, ये ब्लैंक स्पेस यहाँ पर हमें मिला, अब अच्छे से लिखा जाएगा। मान लो हमारा वेक्टर आता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारा कोई वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं मान लो कह देता हूँ कि भाई मेरा दूसरा वेक्टर है 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। इस वेक्टर को मुझे जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो सीधा सीधा जोड़ दो, 4 और 2 6, 3 और -5 -2, 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 10k कैप। ये आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर का एडिशन होगा। दोनों वेक्टर को जोड़ दिया। अगर इन्हीं दोनों वेक्टरों को आप क्या चाहते हैं, मान लो इन्हीं दो वेक्टरों को आप क्या करना चाहते हो, सबट्रैक्ट करना चाहते हो, तब सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। भाई माइनस का साइन लेके आओगे तो सारे साइन बदल जाएंगे। तो 2 में से -4 गया, -2i कैप, और 3 में 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8j कैप। 4 में से -6 गया तो कितना हो जाएगा, -2k कैप। तो आप सबट्रैक्ट करते वक्त भी क्या करोगे, सीधा सीधा सबट्रैक्ट कर दोगे। ऐड करते वक्त भी आप क्या करोगे, सीधा सीधा ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो यही वेक्टर एडिशन और सबट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। अब आगे आते हैं भाई, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उनके ऊपर हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़रूरी है और आपका पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। उसने कहा है कि बारिश 35 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रही है। अगर विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब वो हवा इस तरफ से इस तरफ जाना शुरू करती है, कितनी स्पीड के साथ है, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। तो आप मुझे बताएंगे कि जो एक बच्चा बस स्टॉप पर खड़ा है वो किस एंगल पे उस छाते को पकड़े ताकि वो भीगे ना। तो इसको निकालने का तरीका हम देखेंगे। भाई पहली बात तो यहाँ पर आर निकालना है। आर क्या होता है, रिजल्टेंट। आर यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहा है, रिजल्टेंट को प्रदर्शित कर रहा है। और किसी भी वेक्टर के रिजल्टेंट को निकालने का तरीका होता है, आर बराबर होता है √a² प्लस b²। ये ए और बी क्या है, दोनों वेक्टर जो अभी भी लिखे थे, ए बी वेक्टर लिखे थे, उनका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आर निकालने का मेथड होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, √, होता है कंप्लीट। भाई यहाँ पर बारिश और उसके पानी, जो बारिश है और हवा के बीच में कोण कितने का है, 90 डिग्री का। cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाली संख्या क्या होगी, 0। तो a² प्लस b², a का मान 35 ले लिया, b का मान 12, तो उत्तर कितना आ गया, उत्तर यहाँ पर 37 आ गया। अब अगर आपको tan थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, b/a, क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। ये आपका क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 12/35, कितना आ गया, 0.343। क्लियर है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए गाइज, एनसीईआरटी को मैं आपको पूरी कराऊंगा। एनसीईआरटी के बाद कुछ ऐसे टॉपिक रह जाते हैं जो आपको नहीं पढ़ाए गए हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल हैं, मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर अपनी तरफ से बाहर से भी कुछ न्यूमेरिकल लेकर आऊँ। पहले एक बार एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं। कुछ 30 या 35 आई थिंक 30 या 32 आपके लेक्चर बनेंगे। पहले एनसीईआरटी को थोरोली स्टडी करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत है। फिर हम उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे आएंगे, हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमें क्वेश्चंस करने हैं। वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हमें मिलेंगे, हम वो भी डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर है। अब भाई देखो, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है आई, जे और के आपके यूनिट वेक्टर हैं। आई जो होता है वो एक्स की दिशा में होता है, जे होता है वो वाई के में होता है, और के होता है वो जेड के में होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आई वेक्टर जो होता है वो एक्स की दिशा में होता है, जे वेक्टर जो होता है वो वाई की दिशा में होता है, के वेक्टर जो होता है वो जेड की दिशा में होता है। ये बात आपको ध्यान रखेंगे। इनका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगर किसी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लो मैं एक वेक्टर लिखता हूँ, ए वेक्टर। वेक्टर लिखने के लिए उसके ऊपर एरो बनाना पड़ता है ऐसे। तो ये लिखा मैंने एक्स आई कैप, और ये कैप का निशान किसका होता है, यूनिट वेक्टर का होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने कोई वेक्टर लिखा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसका मेथड होगा √x² प्लस y²
प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। उसका मेथड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मान लो इनमें से अगर जेड ना दे रखा तो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एंगल निकालने के लिए मैंने बताया था टेन थीटा किसके बराबर लोगे, ए टेन थीटा किसके बराबर लोगे, ए वाई बाई ए एक्स, मतलब वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। तो रिजल्टेंट की हमने बात की, वेक्टर को सीधा सीधा जोड़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ उनके बारे में, यहाँ पर अभी भी लिखी गई है। इन क्वेश्चनों को अगर आप देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, न्यूमेरिकल आता है। ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इज रेजिंग 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए आपने क्या किया, आर बराबर है वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर 2 वी सी कॉस थीटा। ठीक है, अरे ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप उसके अंदर इस्तेमाल करके देखेंगे और आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मोशन इन प्लेन के अंदर। आगे चलते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, आर वेक्टर बराबर है, ये जैसे लिख दिया एक्स आई कैप प्लस, मैं थोड़ी देर पहले भी लिख रहा था वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसे किसी भी वेक्टर को पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर उसकी कितनी वैल्यू है, वाई के ऊपर कितनी है, जेड के ऊपर कितनी है, ये आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ समझने के लिए है, मान लो भाई एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ वैल्यू है और वाई एक्सिस के अलोंग कुछ वैल्यू, आपको उसका रिजल्टेंट निकालना है। क्या करना है, उसका रिजल्टेंट निकालना है। अब कंडीशन क्या आई, एक्स एक्सिस के हिसाब से हमने पी डैश पॉइंट लिया, क्या लिया, पी डैश पॉइंट लिया, तो उसकी दूरी आर डैश आई, और पी पॉइंट लिया तो उसकी दूरी आर आई। अब मुझे पी से पी डैश पर जाना है, तो ये दूरी कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूँ, आर डैश में से आर को घटा दूँ, आर डैश में से आर को घटा दूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा, पी से पी डैश की दूरी पता चल जाएगी। क्लियर है, आगे चलते हैं भाई। ये थोड़ा सा थोरोली स्टडी करेंगे तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर आप किसी भी वेक्टर को, अरे पहले बताया भी था कि वेलोसिटी का, आप वेलोसिटी निकालनी है तो आप डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट का आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। पिछला जो सेशन था उसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें आपको समझाई थी। अब आपके यहाँ पर आता है मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट। ये आपकी कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जो प्रूव करवाई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं थी। ओके, और आपको जो भी चीज़ समझ में आए, यहाँ पर देखो भाई, अगर आपका वन डायमेंशनल मोशन है तो वेलोसिटी हमेशा क्या होती है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए सेम और अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती हैं। बट 2D और 3D के लिए उनके बीच का एंगल कितने का होता है, 0 और 180 डिग्री का हो सकता है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का अगर मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वी ए बराबर है वी ए बी बराबर है वी ए माइनस वी बी। ओके, यहाँ पर ऐसा चीज़ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा, बट यहाँ से समझते हैं भाई, इस क्वेश्चन से देखेंगे एक बार। चलो एक बार ये 4.5 एग्जाम्पल करते हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, जो भी ऊपर बोला है वो सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। विद वेलोसिटी 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एक्शन ऑफ, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द। भाई देखो, उसने कहा है कि पार्टिकल मूव किया, तो हमारा जो आर है, आर यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को, वो किसके बराबर होगा, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, वी कितना लिया, 5 क्या दे रखा है, गुणा में टी प्लस 1/2, और आपका जो ए है उसकी इक्वेशन दे रखी है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, 5t इसको कंप्लीट कर दिया, आई की टर्म एक तरफ रख ली और जे की टर्म एक तरफ रख ली। हमारे पास x की टर्म कितनी आ गई, जो आई की टर्म है वो x को बताएंगे 5t प्लस 15t स्क्वायर, और y को इसका बताएगा, y आपको भाई जो j है वो किसको बताएगा, y को। मैंने बताया था ना, i किसको बताता है, x को, और j किसको बताता है, y को। वैसे ही k किसको बताता है, z को बताता है। क्लियर, अब यहाँ से आप देखेंगे, अब हमने क्या किया है, अब x किसके बराबर आ गया, अगर हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आ गया, 84। कैसे, 5t प्लस 15t 1.5t स्क्वायर का हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, तो t का कितना हो जाएगा 1, तो ये 5t कितना आ जाएगा। देखो भाई, हमारे पास क्या था, 5t प्लस 1.5t स्क्वायर था, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ, एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लग पा रहा है, ये स्क्वायर है भाई इसका, और अगर मैं इसका करना चाहूँगा तो 5 हो जाएगा, और 1.5 का करना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर t की वैल्यू पुट करो 6, एक मिनट, सॉरी, ये तो आपका एक मिनट जस्ट ए मिनट,
ओके, अब सीधा डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो अब सीधे सीधे x की वैल्यू पुट करेंगे। x में यहाँ पर जो है आपकी इक्वेशन थी 5t + 1.5 टी स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। बिल्कुल सही है भाई, 6 सेकंड पुट करेंगे तो 84 आ जाएगा और t 6 सेकंड पर भाई कितना आ गया 36 मीटर आ गया। अब वेलोसिटी निकालने के लिए वहाँ पे तो देखो मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट r दे रखा है ना, अगर वेलोसिटी निकालनी है तो तब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, हमें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सीधी सीधी वैल्यू पुट करेंगे। अब आगे देख सकते हो वेलोसिटी निकालनी है तो डेरिवेटिव क्या, 5t + 3t जो अभी मैं बोल रहा था वो बन गया 5 + 3t और प्लस 2t, टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर t को 6 सेकंड रखेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 26, क्यों 23 i कैप + 12 j कैप आपकी वेलोसिटी आई, और फिर आपको उसने क्या है, शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। देखो ये सीधा 6 क्यों रखा, क्योंकि भाई हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन की टर्म थी 5t + 15t 1.5t स्क्वायर, उसका डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आया 5 + 3t आया, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आया 2t आया। इसके अंदर t की वैल्यू 6 रखी तो कितना आया 23i + 12j। अब ये i और j की फॉर्म में आए, मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a² + b² + 2ab cos थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 23² + 12² कितना आ जाएगा 26 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे। बारिश नीचे आ रही है 35 मीटर पर सेकंड के साथ, एक वुमेन साइकिल राइड कर रही है 12 मीटर पर सेकंड के साथ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन, वो उसने डायरेक्शन पूछी है। भाई बारिश आ रही है, वी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बारिश की वेलोसिटी को, वी बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाईसाइकिल की वेलोसिटी को। अब वो वी आर बी जो निकाला भाई ये बाहर की तरफ है, ठीक है, तो वी बी है, माइनस वी बी क्यों लिखा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वी बी इस तरफ जा रहा है तो जो बारिश की वो इस तरफ अपोजिट आती है, ऐसा ही तो होता है, जिस तरफ आप जा रहे हो तो आपके मुंह पे बारिश आती है, मतलब वो आपसे दूसरी तरफ बारिश जा रही है तभी तो आपके मुंह पे लग रही है। तो वी आर बी यहाँ से आप निकालेंगे, वी आर बी निकालने का मेथड क्या है, वी आर में से वी बी को घटाइए, वी आर बी निकालने का मेथड क्या है, वी आर में से वी बी को घटाइए, और tan थीटा निकालने का मेथड मैंने पहले ही बताया था, बी वेक्टर बाई ए वेक्टर, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किसी भी वस्तु को आप किसी कोण पर फेंक दो, किसी भी वस्तु को किसी कोण पर फेंक दो, वो क्या कहलाता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल के अंदर आपको मेनली क्या याद रखने होते हैं भाई, फॉर्मूले याद रखने होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बनेगा 2v0 sin थीटा बाय में जी यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो त्वरण होता है वो यहाँ पर भी जी है, और इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे कितनी होती है 9.8 होती है, कितनी होती है 9.8 होती है। तो टाइम कितना हो जाएगा 2v0 sin थीटा, 2v0 sin थीटा होता है। अगर मैक्सिमम हाइट की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई h, मैक्सिमम हाइट h से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा v sin थीटा v0 sin थीटा होल स्क्वायर बाय में 2g, यहाँ पे ये कह सकते हो v² + sin स्क्वायर थीटा बाय में 2g, कुछ भी कह सकते हैं। और हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा v² sin 2 थीटा बाय जी, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर sin 2 थीटा बाय जी, और वहाँ पर कितना है बाय में 2g है, क्लियर है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे भाई, मैक्सिमम रेंज एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम हाइट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है 45 डिग्री पर, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि रेंज और हाइट कितने पर बराबर होती है तो 74 डिग्री पर रेंज और हाइट क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर, आप ये एक आधा न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। अगली बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किसी चीज़ का बार बार गोल घूमते रहना क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। मान लो कोई चीज़ ऐसे गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो उसे अंदर की तरफ झुकाए रखने के लिए कौन सा बल लगता है, कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। कौन सी लगती है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, ठीक है। और इस चीज़ को बाहर बनाए रखने के लिए बाहर की तरफ, किस तरफ, बाहर की तरफ जो फोर्स लगती है उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। हिंदी में सेंट्रीपिटल को अभिकेंद्री बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल को अपकेंद्री बोलते हैं। ध्यान रखेंगे सेंट्रीफ्यूगल से आपसे कुछ पूछा जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल एक तो आपका क्या होता है, देखो भाई जहाँ भी लिक्विड में से किसी सॉलिड को बाहर निकालना होगा तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सॉलिड का, ठीक है। जो घी निकालते हैं वहाँ पर वॉशिंग मशीन के अंदर, ठीक है, फैट निकालने के लिए, इन सारी जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। अब अगर कोई चीज़ गोल घूम रही होगी तो उसकी कोई एक्सेलरेशन भी होगी। अगर एक्सेलरेशन होगी तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई वो जो गोल घूम रही है उसकी एक्सेलरेशन, सीधे से आपको टर्म याद रखनी होती है, आपको डेरिवेशन अभी याद नहीं करने हैं, ठीक है। डेरिवेशन भाई जब क्लासेस के लेवल पे, ट्यूशन लेवल की बात करूँगा तब मैं आपको डेरिवेशन भी अलग तरीके से समझाया करूँगा, तब मैं बोर्ड पे वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर ऐसे स्क्रीन से आपको डेरिवेशन नहीं समझाया जा सकते।
एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v बाई आर। तो आप ध्यान रखेंगे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये vc का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, v स्क्वायर बाई आर के बराबर है। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और r यहाँ पर क्या है, रेडियस है। r यहाँ पर क्या है भाई, रेडियस है, क्लियर है। और v यहाँ पर क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। और अगर मैं इसको लीनियर वेलोसिटी को देखो भाई, हमने लिखा था वेलोसिटी क्या थी, dx बाई dt थी। तो भाई वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। देखो यार कोई चीज़ गोल घूम रही है तो उसके थीटा में ही तो बदलाव आएगा, थीटा में ही तो बदलाव आएगा। मान लो यहाँ पर उसने 5 डिग्री का एंगल बनाया, अगर वो वस्तु अब यहाँ है तो उसका एंगल कितने का हो चुका है, 30 का हो चुका होगा। थीटा में ही तो बदलाव आ रहा है, तो बदलाव किस में आ रहा है, थीटा में। तो दूरी कौन सी मापी जाएगी, डी थीटा बाई डी टी आपका क्या होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, ये ध्यान रखेंगे भाई। जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी के रेडियस की गुणा में होती है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से गुना कर दो तो किस में बदल जाएगा, लीनियर वेलोसिटी में बदल जाएगी। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो एंगुलर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए सी बराबर है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर बन जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए सी बराबर है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर बन जाएगा। और ओमेगा के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा वो किसके बराबर होता है, 2 पाई म्यू के बराबर होता है। म्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। म्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। और म्यू को आप 1/t लिख सकते हैं, म्यू को आप क्या लिख सकते हैं, 1/t, 1/, टाइम को भी क्या कहते हैं, म्यू कह सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को म्यू के फॉर्म में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर। कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे तो काम चल जाएगा। अब मैं आपको दो वेक्टर की डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट और समझा देता हूँ भाई। मान लो मेरा एक ए वेक्टर है जिसका फॉर्मूला है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नहीं यार, बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म में लेते हैं। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर है आपका, डॉट प्रोडक्ट समझाऊंगा बस, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो मैंने कहा कि ए डॉट बी निकालो, क्या करो, ए डॉट बी। कुछ नहीं करना, 3 दूनी 6, जमा में 4 दिए 12 और 5 चौके 20, तो टोटल हो गया 38 उत्तर, ठीक है। कुछ नहीं किया, आई की मल्टीप्लाई कर दी, जे की मल्टीप्लाई कर दी और के की मल्टीप्लाई कर दी। ध्यान रखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखा जाता है ए वेक्टर ए बी कॉस थीटा। किसे लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए बी कॉस थीटा लिखा जाता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं पहले बता चुका हूँ, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z², आपका वहाँ पर फॉर्मूला होता है, ठीक है। समरी की अगर बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अगर किसी वेक्टर को आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने 3 का उदाहरण लिया था, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो क्या है आपका रिजल्टेंट है या जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी उतने से ही मल्टीप्लाई होता है। आगे देखेंगे वेक्टर एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। ये अगर किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़ोगे तो वो वेक्टर झोंका तो रहेगा, अगर किसी जीरो वेक्टर को किसी से गुना करोगे तो वो भी जीरो वेक्टर रहेगा, और किसी वेक्टर को जीरो से गुना करोगे तो वो भी क्या रहेगा, जीरो वेक्टर ही रहेगा। आगे देख सकते हैं आप कि किसी यूनिट वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहूँ तो क्या करूँ, ये ए कैप, भाई किसी वेक्टर के ऊपर एक कैप का जो निशान होता है ये यूनिट को दिखाता है, तो भाई ए वेक्टर को यूनिट में बदलने के लिए क्या करूँ, उस ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वो यूनिट वेक्टर में बदला जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, ये मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, √ax², वही तो बताया था x² प्लस y², और tan थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, बी वेक्टर बाई ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड की बात है यहाँ पर, बी वेक्टर और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात है। ये मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था, r डैश में से r को आप घटा दिए। वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या कीजिए, r का एक टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन कीजिए, और ऐसे ही एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का क्या कीजिए, वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपका कुछ जो देखो प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन थी वो यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल की कुछ इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, वो आप एक बार देख लेंगे, मैंने वैसे आपको समझा भी दी थी, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ डायमेंशंस दी जाएंगी जो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये डायमेंशन कैसी हैं और कौन कौन सी हैं, ठीक है, किस किस काम आती हैं। यहाँ पे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे।
अगर गाइस ये आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर इनमें कोई भी कमी होती है तो प्लीज़ मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि वीडियो में आपको प्रॉब्लम कहाँ लगी, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें गाइज, उससे मेरा हौसला भी बढ़ता है और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा करने की भी कोशिश करता हूँ। साथ के साथ मुझे ये भी बताने कि ज़रूर बताएं कि मैं अपनी वीडियो के अंदर और क्या कर सकूँ जिससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो गाइज़ मैं आपके सबके कमेंट का वेट करता रहता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो मैं आपके लिए इन वीडियो को ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे बना सकता हूँ। अगर आपका कोई भी फ्रेंड एनडीए यूपीएससी का जैसे कोई एग्ज़ाम है, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, या फिर आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, नेवी का है, नीट का है, एमएनएस का है, एम्स का है, या फिर आपका एचएसएससी, आजकल एचएसएससी भी इस दौड़ में आ गए हैं, इनकी तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उन्हें बोलिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अभी साइंस करवाई जा रही है, कुछ टाइम के बाद मैं आप सभी के लिए आपके यहाँ पर वहाँ पे कंप्यूटर करवाने की भी कोशिश करूँगा और बहुत जल्द ही आपको मैथ्स एडवांस मैथ जो आपका है टेक्निकल मैथ एनसीईआरटी बेस्ड है वो भी आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। तो भाई उसको करवाने के लिए भी मैं अपने जो कुछ फ्रेंड सर्कल में टीचर्स हैं उनसे बात कर रहा हूँ और वो आपको यहाँ पर ज़रूर उनकी क्लासेस भी देंगे। तो थैंक यू गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और साथ के साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट देकर मुझे ये ज़रूर बताएं कि मैं आपके लिए और बेटर क्या कर सकता हूँ। जैसे ही ये सब कुछ पूरा होगा फिर मैं आपको डेली एक 9th या 10th क्लास की एक एनसीईआरटी की वीडियो और साथ के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी दिया करूँगा। थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे।